हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इस युग में आर्यों ने अपनी भूमि क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने गैर आर्यों पर भी विजय प्राप्त की और उनके साथ उनके समाज में रहने लगे। जैसे जैसे भूमि विस्तार बढ़ता गया, राजा की शक्तियाँ बढ़ने लगी। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यजुर्वेद में क्या है। यजुर्वेद में केवल मानव ही नहीं बल्कि अनुष्ठान भी शामिल है। अनुष्ठान उस सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को दर्शाते हैं जो उस टाइम क्या क्या उस समाज में क्या हो रहा था, उस टाइम की राजनीति व्यवस्था कैसी थी, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। अनुष्ठान सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किए जाते थे उस टाइम। सामवेद सामवेद छंदों का एक संग्रह है जो ज़्यादातर ऋग्वेद से लिया गया है। गायन की सुविधा के लिए काव्यात्मक रूप ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को धुन दिया गया। सामवेद संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद में हम लोग संगीत को भी देखते हैं। अथर्ववेद बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए जादुई टोना, जो मंत्र और आकर्षण का एक संग्रह है। और आयुर्वेद से संबंधित भी इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक संरचना है, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि उस टाइम की राजनीतिक संरचना कैसी थी। जैसा कि हम लोग देखे थे ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। उस टाइम जो कबीला थे वो बहुत छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन अब कबीले बड़े बड़े हो गए और वो राज्यों में परिवर्तित हो गए। राजन अब सम्राट बन गए और सभा समिति की शक्तियाँ भी बहुत कम हो गई पहले की अपेक्षा। राजा का पद पहले मतलब ऋग वैदिक काल में वंशानुगत नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो पद वंशानुगत हो गया। महिलाओं की स्थिति में भी काफ़ी गिरावट आई। जैसा कि हम लोग देखे थे ऋग वैदिक काल में महिलाएं जो होती थी वो सभा समिति वगैरह में भी पार्टिसिपेट करती थी, पर अब ऐसा नहीं था। अब उनकी जो स्थितियाँ थी उसमें ह्रास आ गया था। राष्ट्र शब्द यहीं से उपयोग में आया। राजा अस्थायी सेना रखने लग गया था। राजकीय कार्य में राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति, सूत संग्रहिता, भागदूगा आदि पद बन गए थे, जो एक्स्ट्रा मतलब पहले ये सब पद नहीं थे, पर बाद में ये सब पद ऐड हो गए थे। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल सामाजिक व्यवस्था, उस टाइम की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो उस टाइम का जो समाज था वो 4 वर्ण में विभक्त हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति भी पहले की अपेक्षा काफ़ी ख़राब हो गई थी। ऋग वैदिक काल में उन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, पर उत्तर वैदिक काल में उसके जस्ट अपोजिट सारा चीज़ हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। इस काल में मनोरंजन का मुख्य साधन घोड़ा दौड़ और जुआ बन गया था। वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर थी, जिसके चलते शूद्रों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। मतलब शूद्र को सबका सेवा करना पड़ता था। ये सब हम लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो होते हैं वो पूजा वगैरह करवाते हैं। क्षत्रिय होते हैं वो राजा या सेना का काम करते हैं। राजा भी होते हैं और वो सेना वगैरह का काम करते हैं। वैसे जो मर्चेंट्स, व्यापारी वर्ग के होते हैं, और शूद्र, ये सारे तीनों लोग होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और पुरुष जीवन के 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया गया था। ब्राह्मण, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ। ब्राह्मण जन्म से लेकर के 25 साल की आयु तक होता है, और गृहस्थ 25 साल से 50 साल की आयु तक। गृहस्थ जीवन मतलब कि इसमें इंसान अपना घर बसा सकता है, शादी विवाह कर सकता है। अब ब्राह्मण जीवन में हमें जन्म से लेकर के जब तक हम लोग अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट करते हैं तब तक का जीवन। संन्यास जीवन जब गृहस्थ जीवन के बाद 50 से 75 साल तक, और उसके बाद वानप्रस्थ जीवन 75 से जब तक इंसान जिंदा है तब तक। विवाह के प्रकार हम लोग देखेंगे कि विवाह के उस टाइम 4 प्रकार थे। ब्रह्म, अपने ही समान जाति में विवाह करना, जैसे कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय वर्ण में जो भी कास्ट होंगे उनके साथ, मतलब अपने ही धर्म और अपने ही जाति में अपने ही हिसाब से शादी करना।
दैव मतलब जो देवदासी बना देना, यानी कि विवाह ना करके वो जो लड़कियां होती थी या फिर जो भी मेल या फीमेल जो भी होते थे वो एक देवदासी की तरह होते थे। भगवान का पूजा अर्चना करना और ऐसे संन्यास टाइप वाले जीवन को व्यतीत करना। अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में उच्च वर्ग के जो भी मेल होते हैं उनके द्वारा जो फीमेल होती है, जो लोअर कास्ट की फीमेल होती है, उनके साथ विवाह करना। और प्रतिलोम में महिलाएं होती है वो हाई कास्ट की होती है, मतलब ऊंचे जात की होती है, और जो लड़के होते हैं वो नीचे जात के होते हैं। तो इसको हम लोग प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइम की आर्थिक व्यवस्था किस टाइप की थी, मतलब उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था क्या था। उत्तर वैदिक काल में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत बन गया था। लोग अब स्थायी जीवन व्यतीत करने लग गए थे। अनुष्ठान वगैरह में भी कृषि उत्पाद, विशेषकर जो चावल वगैरह होते थे, उनका चढ़ावा चढ़ाया जाने लग गया था। और इस अवधि के दौरान हम लोग देखते हैं कि लोहे का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा, और इसी के कारण उस टाइम लोगों को जंगल को साफ करके और अधिक भूमि में खेती करने की भी अनुमति दे दी गई थी। बाद में वैदिक लोग 4 प्रकार की मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे, जैसे कि काला और लाल बर्तन, काले फिसले हुए बर्तन, चित्रित भूरे बर्तन और लाल बर्तन। ये सारी चीज़ों से वो लोग परिचित थे, मिट्टी के बर्तन से। उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता कर और एक कर संग्रह एकत्र करने का प्रभारी था। मतलब ये कि उत्तर वैदिक काल में जो वैश्य होते थे वो कर का संग्रह करता होते थे, वो लोग वैश्य के द्वारा ही कर का कलेक्शन किया जाता था। ठीक है। उसके बाद फिर उस टाइम की जो धार्मिक व्यवस्था थी उसमें हम लोग देखेंगे कि धार्मिक व्यवस्था उस टाइम से लोग क्या ट्रेडिशन को मानते थे, कौन सा रिचुअल्स, कौन सी देवताओं की पूजा करते थे, ये सब चीज़ों को देखेंगे। पहले हम लोग देखें कि जो ऋग वैदिक काल था उस टाइम इंद्र और अग्नि बहुत ये मेन देवता थे, लेकिन बाद में आकर के उत्तर वैदिक काल में ये दोनों देवता अब थोड़ा सा इन लोगों का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है, और वैदिक युग के दौरान फिर एक प्रजापति जो निर्माता, विष्णु रक्षक और रुद्र विनाशक के नेम से जानते हैं, वो प्रमुखता से उभरे। बलिदान महत्वपूर्ण बने रहे और उनसे जुड़े संस्कार अधिक जटिल हो गए। एक पौरोहित्य एक पेशा बन गया, मतलब जो पंडित जी जो पृष्ठ लोग होते हैं उनकी जो काम होती है उनका वो एक पेशा बन गया, और यह परिवारों के माध्यम से, मतलब वंशानुगत कह सकते हैं कि एक वंश के बाद फिर दूसरा, मतलब पापा फिर बेटा फिर उनका बेटा, ऐसे इन लोगों का काम चलता गया, मतलब वंशानुगत ये काम हो गया पौरोहित वाला। इस अवधि के अंत तक पुरोहित शासन के साथ बलिदानों और संस्कारों का भी महत्वपूर्ण विरोध हुआ। इन विस्तृत बलिदानों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में प्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।